बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों चैप्टर नंबर 5 फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। इसमें आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ से इंतहाई रिलेट करता है। ये टॉपिक का नाम है आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। आर्किमीडीज प्रिंसिपल भी इसको पहले वक्तों में कहा जाता था। हमने इस नाम को जरा आर्शिमीदेस में बदल दिया है। ये अरशद से मिलता जुलता भी लगता है हमें, लेकिन इसको पढ़ना क्या है? आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। आर्शिमीदेस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप किसी लिक्विड से पंगा लेते हैं, किसी फ्लोटिंग कंडीशन में चले जाते हैं, पानी से ही ज्यादा पंगे होते हैं हमारे। अब पानी के बारे में एक चीज सोचो कि पानी जहां मौजूद है वो अपनी सारी जगह घेर कर बैठा हुआ है, सारी जगह घेर कर बैठा हुआ है। अगर आप पानी के अंदर किसी चीज को इमर्स करने की, डबोने की, अंदर इमर्स करके रखने की कोशिश करते हैं, तो देखो उस ऑब्जेक्ट का भी तो अपना कोई साइज है, उस ऑब्जेक्ट का भी अपना कोई वॉल्यूम है। इस टॉपिक में जब कभी मैं वॉल्यूम का जिक्र करूंगा, उसका मतलब हो गया वो जिस्म कितनी जगह घेर रहा है, वो जिस्म कितनी जगह घेर रहा है। जैसे ये कमरा है, अब ये कमरे का अच्छा खासा साइज है। इसी कमरे जितने ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डुबोया जाए तो ये पानी की इतनी जगह घेर लेगा, इतनी जगह पे पानी नहीं आने देगा, पानी को नहीं रहने देगा। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे, इमर्स करेंगे, वो ऑब्जेक्ट पानी की जगह लेगा। और पानी को ये बात शदीद नापसंद है कि कोई आके उसकी जगह ले ले, तो वो उस इमर्स होने वाले ऑब्जेक्ट को हर तरफ से आके फोर्स लगाने लग जाता है कि इत्थों हट जा, ये मेरी जगह है। यही लिक्विड की वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, इसको अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और इस उसूल को, साइंस के इस उसूल को हम आर्शिमीदेस प्रिंसिपल बोलते हैं। दो मिसालों पे चलते हैं। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। आप एक सादा सा गुब्बारा फुलाते हैं, उसमें आप हवा भरते हैं। क्या भरते हैं? हवा भरते हैं। गैस वाले गुब्बारे में हवा भरते हैं, ध्यान पूरा इधर मेरी तरफ रखना है। अब उसको फुला के आपने कोई इतने को साइज का कर लिया, ठीक है। अब आपने उसको अपनी तरफ से लिक्विड में, पानी में डुबोने की कोशिश की। आप सबने भी ये तजर्बा जिंदगी में कभी ना कभी किया हुआ है। आप उसको डुबोने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपको साथ साथ महसूस हो रहा होता है कि पानी उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों यहां थोड़ा सा आइजैक न्यूटन बन के सोचो, जिसकी जिंदगी फोर्स 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 से भरी हुई। आप भी फोर्स लगा रहे हो और पानी भी उसके मुकाबले में क्या लगा रहा है? फोर्स। क्योंकि अभी आप साथ सलामत हो बैलून के, आप उसे डबोने की पूरी कोशिश, गोते देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, वो नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है। आप अपना हाथ हटाओ, कौन जीता बाजी? पानी। इतनी गैरत है पानी में कि वो अपनी जगह किसी को नहीं लेने दे रहा। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कोई खास वजन नहीं है तो पानी उसको ये जंग जीतने नहीं देगा। अब पानी ने कितनी फोर्स लगाई? गौर से, यही सारे आर्शिमीदेस प्रिंसिपल का क्रक्स है कि पानी ने फोर्स कितनी लगाई। क्या फोर्स को वेट कहा जा सकता है? कहा जा सकता है ना। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, यही जुमला पूरे टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है, इसी पे टॉपिक ने खड़े होना। जितने आपके बैलून का साइज है, जब आपने उसको पानी में डिप किया, उतनी जगह का, उतने वॉल्यूम का पानी फर्ज करो आपने वहां से खिसका दिया, अलग कर दिया। अब वो उतने वॉल्यूम का पानी जिसे आपने बैलून को डबोया, बैलून को डबोने के बाद वो जो पानी, फर्ज करो वो पानी अलग होके साइड पे हमने एक निकाल लिया। एक और मिसाल समझ लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है, उसके अंदर एक और छोटा बर्तन पड़ा है जो पानी से लबालब भरा हुआ है। अब आप उस कंडीशन को ऐसे समझो कि ये बड़ा बर्तन और ये उसके अंदर पड़ा है एक छोटा बर्तन। ये बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ है। इस पानी के अंदर जब हम इस साइज के बैलून को डिप करेंगे तो बच्चों, जब ये बैलून पूरी तरह अंदर इमर्स हो जाएगा, पानी का लेवल ऊपर जाएगा। और कितना पानी यहां से निकल के इस दूसरे कंटेनर में आ जाएगा? जितना वॉल्यूम इसने आके डिस्प्लेस किया है, उतने वॉल्यूम का, उतनी मिकदार का पानी इस कंटेनर में से निकल जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब इस सारी स्टोरी को यहां से कर दो रिमूव, और ये देखो कि इस कंटेनर में कितना पानी इकट्ठा हुआ।
जितना पानी यहां पे इकट्ठा हुआ, इस पानी का जितना वेट होगा, ये मिलकर उतने वेट जितनी क्या लगाएगा, फोर्स। आप जितने ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करोगे, पानी की मिकदार बढ़ती जाएगी, तो बच्चों पानी का वेट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े से बड़े जिस्म को पानी के ऊपर तैराने की कोशिश करें, तो फिर ज्यादा से ज्यादा पानी से पंगा लें। इंतहाई देसी जबान में समझा रहा हूं, अर्शमीदस प्रिंसिपल जैसे अंकल अर्शमीदस ने समझाया था वैसे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुई जो आप पानी के सरफेस पे रखें तैरेगी या डूब जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन वही सुई जो लोहे से बनी है, उसके मुकाबले में इतना बड़ा भारी भरकम जहाज, वो भी लोहे से बना है, नहीं डूब रहा। तो जहाज ने ऐसी क्या रॉकेट साइंस लड़ा ली कि वो सुई से जंग जीत गया। अब जो सुई नीडल है, वो इतना पानी डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रही कि उस पानी का वेट सुई के वजन का मुकाबला कर सके। लेकिन बहरी जहाज का साइज हमने इतना फैला के बड़ा कर दिया है कि जब वो पानी में उतरता है तो वो इतने ज्यादा मिकदार में पानी को, यूं समझ लो ये बहरी जहाज जब यहाँ पे एंटर होगा तो ये इतनी भारी मिकदार में पानी इस दूसरे कंटेनर में जमा कर देगा कि उस पानी का वजन बहरी जहाज के डाउनवर्ड वजन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा ये पानी ही अब उस जहाज को नीचे डूबने नहीं देगा, क्योंकि पानी की अप थ्रस्ट फोर्स जहाज की डाउनवर्ड फोर्स से क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। पानी की अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो गई तो चीज तैरेगी, पानी की अप थ्रस्ट फोर्स उसके मुकाबले में कम रही तो चीज डूब जाएगी। यही सारा कॉन्सेप्ट है डूबने का और तैरने का। कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉपर डिजिटल साइंस, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई जिस्म इज टोटली और पार्शियली, या पूरी तौर पे या आधा ऊपर आधा नीचे, उसे पार्शियली इमर्स किया जाता है किसी लिक्विड में, तो उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है? एन अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, उस पे एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। कहां से आती है ये फोर्स, कितनी लगती है ये फोर्स? कहता है दैट फोर्स जो उस पे लगती है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। ये मिसाल ना भूलना, जब कभी एक टॉपिक कंफ्यूज करने लगे इस मिसाल पे वापस आ जाना कि बड़े कंटेनर में एक छोटा पानी का कंटेनर रखो, उस कंटेनर में उसको लबालब भर दिया, उसमें अब जो भी चीज आप डालोगे उतना पानी निकल के बाहर आ जाएगा। जो पानी निकल के बाहर आ गया उसका वजन कर लो, उतने वजन जितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी, अगर ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट तैरने लग जाएगा, और अगर ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वजन से क्या हुई, कम हुई, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। यही वजह है कि जिंदगी में आप बेशुमार चीजें विटनेस कर चुके हैं अपने सामने कि प्लास्टिक पानी में नहीं डूब रहा, सादा शॉपर पानी में नहीं डूबता, जब उसमें पानी भर के डाला जाए डूब जाता है। डूबता नहीं है, बेसिकली इमर्स हो जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी और उस शॉपर के अंदर मौजूद पानी की डेंसिटी दोनों क्या है, बराबर है। इसी स्टोरी को हम बहुत बारीक पैमाने पे यूं भी पढ़ते हैं डेंसिटी के मीनिंग्स में, कि जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो तैरती हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो डूब जाती हैं। लेकिन मैं यहां पर फिर एक बात बारीकी से समझाऊंगा, ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट नहीं है। लोहा पानी से ज्यादा डेंसिटी रखता है, पानी की डेंसिटी अब सबको याद करनी चाहिए, होती भी है 1000, ठीक है। हवा में चूंकि हम सब रहते हैं तो हवा की डेंसिटी भी आपको याद होनी चाहिए 1.3। यूं समझ लो पानी की डेंसिटी हवा से 1000 गुना ज्यादा है। आप जब हवा से निकल के पानी में उतर जाते हो तो आप 1000 गुना ज्यादा डेंसिटी में सफर करने लग जाते हो। लेकिन कहानी को मैं फिर जोड़ रहा हूं, डेंसिटी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? बहरी जहाज लोहे से बना है, लोहे की डेंसिटी 7800 है, 7800। पानी की कितनी? 1000, तो 78 गुना ज्यादा है। फिर भी दुनिया में भरे पड़े हैं बहरी जहाज जो इस वक्त पानी पे तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं? मैंने एक देसी सा जुमला बोला था, तैरना है ना पानी पे तो ज्यादा से ज्यादा पानी से पंगा लो, ताकि जितना पानी यहाँ इकट्ठा होकर बाहर निकलेगा उसका वेट अगर आपके गिराए हुए डबोए हुए ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गया तो अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है वो पानी पे फ्लोट करने लग जाएगा। यहां तक हजम हुई चीजें। अब इस हाजमे की दुरुस्तगी में थोड़ी सी मैथ
इस्तेमाल होनी। ये मिसाल ने मैंने लकड़ी पानी पे तैरती है, वही रीजन है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। लकड़ी की डेंसिटी 600 होती है तकरीबन। नीडल वर्सेस शिप, सुई का डूब जाना और जहाज का तैरना, ये कॉन्सेप्ट है। सुई इतने पानी से पंगा नहीं ले पाती, लिहाजा वो पानी इतनी फोर्स लगा ही नहीं पाता कि सुई को ऊपर उठा दे, सुई डूब जाती है। जहाज को हम ऐसी शेप में डिजाइन करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, उतना पानी इकट्ठा होकर फोर्स लगा के जहाज को डूबने नहीं देगा। सबमरीन्स, बहरी आबदोजें, इनके बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स में पानी भर लें तो डूब जाती हैं, पानी निकाल के हवा भर लें तो ऊपर तैरने लग जाती हैं, डेंसिटी या वॉल्यूम को चेंज करती हैं। इसमें जो मैथ का इस्तेमाल होना है वो बड़ा टेक्निकल सा है, गौर से सुनना। आगे सारा मैथ ही है, यही मैथ है जो आगे सारा लिखा हुआ बोर्ड पे। वेट इज इक्वल टू mg होता है। बात आधे घंटे से वेट की कर रहे हैं ना, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ द फ्लूइड, W इज इक्वल टू mg। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वेट की इक्वेशन याद रख लेना, एंड पे हमारी डेरिवेशन के बाद बननी यही इक्वेशन है। ऊंची आवाज में बोलना है, रो वी जी, रो जी वी पढ़ लो या रो वी जी पढ़ लो, दोनों में जो ज्यादा फ्लो में आए पढ़ लो। डेंसिटी वॉल्यूम ग्रेविटी, डेंसिटी ग्रेविटी वॉल्यूम, ये तीन ऑब्जेक्ट्स याद रखना, यही हमारे सारे टॉपिक का क्रक्स है। वेट इज इक्वल टू रो जी वी, और ये भी याद रखना वेट ही किसके बराबर होता है, फोर्स के। यहां तक पहुंचने के बाद अगली इक्वेशन, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने ऊपर फोर्स की क्या इक्वेशन निकाली, रो जी वी डिवाइडेड बाय एरिया। जागते हुए एक बात बताना मुझे, वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना, तो वॉल्यूम की जगह पे मैंने लिखा है एरिया इंटू हाइट। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, टोटल लिखा मैंने क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है। तो देखो प्रेशर की इक्वेशन बन रही है रो जी एच। अब यहां पे बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता हो, क्योंकि इक्वेशन मिक्स भी हो सकती है। इसमें रो जी वॉल्यूम है, ये वेट है, फोर्स है। इसमें रो जी एच है, रो जी एच किसके बराबर है, प्रेशर। अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। बुक में डेरिवेशन के तहत जिस तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाया गया है, वो तकरीबन समझ लो एक तरह से हम बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। ये पानी है, पानी में हमने एक सर्टेन वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट इमर्स कर दिया हुआ है। अब पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, जितना पानी ऊपर है वो इस पे फोर्स लगा रहा है नीचे को, जितना पानी नीचे है वो इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर को। हमें गरज चूंकि इसके डूबने और तैरने से है, इसलिए हम सिर्फ ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज राइट वाला पानी लेफ्ट को भी फोर्स लगा रहा है और लेफ्ट वाला राइट को भी लगा रहा है, बट दो फोर्सेस को चूज कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऊपर वाले फासले की हाइट h1 है, लिहाजा वो फोर्स लगाएगा F1। नीचे वाले फासले की हाइट यहाँ पर, या यूं कह लो कि पानी के सरफेस से लेकर यहाँ तक जो बॉटम सरफेस है ऑब्जेक्ट का, वो कितनी डेप्थ में है, h2 डेप्थ में है। तो h2 डेप्थ पे जाके जो फोर्स लग रही है उसका नाम क्या है, F2। अब एक बात ध्यान से देखो, h2 डेप्थ ज्यादा है और h1 डेप्थ कम है, तो एक बात कॉमन सेंस में याद रखना कि जहां डेप्थ ज्यादा होती है वहां पे फोर्स भी ज्यादा लगती है। तो सेकंड फोर्स नेचुरली किससे ग्रेटर होगी, F1 से। अब इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है उसको हम नाम देंगे अप थ्रस्ट फोर्स का। सारी बातें कनेक्ट करके सुननी, ऊपर वाला फ्लूइड फोर्स लगा रहा है नीचे को, नीचे वाला, ऊपर डेप्थ कम है, नीचे डेप्थ, ग्रेटर डेप्थ पे ग्रेटर फोर्स लगती है। आपके दम घुट के मरने के चांसेस गहरे पानी में ज्यादा है। दम घुट के क्यों, आप सांस ले रहे हो ना, तो सांस लेना हवा के खिलाफ एक मजामत है। आप पे हवा का दबाव अभी इतना है कि आप सांस ले सकते हैं। आप जैसे जैसे पानी की गहराई में जाओगे, पानी आप पे इतनी ताकत से फोर्स लगाएगा ना पुत्र, सांस ही नहीं लिया जाना, सांस ही नहीं लिया जाएगा, तो आप वहां पर सांस की बंदिश से मरेंगे, क्योंकि दबाव वहां पे बहुत ज्यादा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो, ज्यादा गहराई में ज्यादा प्रेशर होता है, कम गहराई में कम प्रेशर होता है। ऑब्जेक्ट का साइज h के बराबर है, और h यहां पे फिर किसके बराबर हुआ, h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। ध्यान से इक्वेशन सुननी, अब थ्रस्ट फोर्स F2 माइनस F1, F2
can be written as pressure into area. Then F1 can be written as also pressure into area. P2 rho GH2 P1 रो GH1 ए साथ वैसे ही सैर सपाटे करता हुआ आ रहा है। रो जी और ए कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा H1 माइनस H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 जो है वो किसके बराबर है? H यहां पे जब प्लेस करते हैं तो मैं ये जिस टर्म को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ये क्या है भला? यहां पे भी AH वॉल्यूम था ना, तो आगे जाके भी AH क्या रहेगा? अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन किस में बदल गई? मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन को याद रखना। अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर आ रही है? रो जी वी। यही बात, यही फोर्स, यही इक्वेशन फिर डेफिनेशन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट टोटली और पार्शली इमर्स होता है किसी लिक्विड में, अब थ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है उस पर विच इज इक्वल टू द, क्या आया था वेट? रो जी वी। और अब थ्रस्ट भी कितनी आ रही है? रो जी। अब इस फोर्स से आगे सारी कहानी चलनी है। छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल नहीं है, इन प्रॉब्लम्स को हम डील करके वाइंड अप कर देंगे लेक्चर को। यहां तक जो बातें मैं चाहता हूं कि आप कभी ना भूलें वो ये है कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबोएंगे उतने साइज का पानी समझ लें उस जगह से अलग हो गया, और उसको ये बात बहुत नागवार गुजर रही है, बहुत बुरी लग रही है। वो उस उतनी अमाउंट का पानी जितना वजन रखता है वो उतने वजन की फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाने की कोशिश करता है। अगर पानी का वो वजन ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा हुआ तो पानी उसको ऊपर उछालने में कामयाब हो जाएगा। अगर पानी इतनी फोर्स ना लगा सका तो वो ऑब्जेक्ट डूबता डूबता जमीन के या समंदर के बॉटम में चला जाएगा। पहला प्रॉब्लम, पहली बात, आप थ्रस्ट की इक्वेशन याद रखना, रो जी वी, रो जी वी। और एक और बात भी याद रखना, डेंसिटी वॉल्यूम को दोबारा इकट्ठा कर दें तो मास बन जाएगा ना। कहां से शुरू किया था? मास से। मास को ही लिखा था रो वी, तो आगे कहीं जाके जरूरत पड़ी कि रो और वी को मास लिखना पड़े तो वो भी तब्दीली हम वापस कर सकते हैं। आपकी सबसे पहले एग्जांपल 5.2 है कि लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया हुआ है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वो एक क्यूब है। अब क्यूब का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। पुत्र वॉल्यूम क्यों फाइंड कराएंगे? कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब, ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इसी लंबाई को 3 दफा क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान इधर रखना है, जस्ट 5 मिनट्स मोर। डेंसिटी पानी की 1000, वो कहता है इस ऑब्जेक्ट पे कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, फॉर्मूला क्या है? वही रो जी वी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ग्रेविटी 9.8, वॉल्यूम अभी ऊपर फाइंड किया, तो इस पे कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है? 9.8 न्यूटन। डूबना है तैरना है ये नहीं पता हमें, लेकिन अभी हमें ये पता है कि इस पे कितनी फोर्स लग रही है? 9.8 न्यूटन। इसी से मिलता जुलता आपकी बुक में एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, कि लकड़ी का एक टुकड़ा जिसकी डेंसिटी 600 है पानी में इस तरह से इमर्स है कि पानी पे फ्लोट कर रहा है, डूब नहीं रहा। लकड़ी पानी में डूबती भी नहीं है, पानी पे क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। पानी की डेंसिटी 1000 है, इस वुड का टोटल मास 10 किलो है और ग्रेविटी 9.8 है। इस पे कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है? फॉर्मूला तो वही है रो जी वी, लेकिन इसमें वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो इसका एक आसान सा हल है, अगर ये ऑब्जेक्ट पानी पे फ्लोट कर रहा है तो मतलब ये जितनी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उतनी अपवर्ड लग रही है, तो ये कितनी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है? जितना इसका वेट है। आप यहाँ पे रो वी की जगह क्या लिख सकते हैं? एम जी, वेट ही हो गया। तो मास कितना है? 10, ग्रेविटी कितनी? 9.8, टोटल कितना आंसर आ गया? 98। अब देखो मिलते जुलते आंसर है, 9.8 एग्जाम्पल में आंसर है और 98 जो है वो एक न्यूमेरिकल का आंसर है। और इस टॉपिक की सबसे जो कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो और थोड़ी ट्रिकी सी एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 5.3। तवज्जो से सुननी, मैक्सिमम 2 मिनट लेगी आपके। हवा में आपने देखे होंगे हॉट एयर बैलून्स,
काफी सारे बंदों को उठा के भी ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं इस हॉट एयर बैलून ये अगर खाली हो, इसमें कोई हवा ना भरी हो, तो इसका वजन है 80 न्यूटन। कितना वजन है? इसमें हम हाइड्रोजन गैस को भर के इस बैलून का वॉल्यूम कर देते हैं 10 मीटर क्यूब। क्या कर देते हैं? 10 मीटर क्यूब। हाइड्रोजन की डेंसिटी 0.09 होती है, एयर की 1.3 होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई। अब वो पूछता ये है कि अगर इस बैलून, खाली बैलून का वजन 80 न्यूटन है, भाई हवा ने बैलून भी तो चुकना ही है, तो मतलब 80 न्यूटन भी हवा ने उठाना है। फिर उस बैलून के अंदर हाइड्रोजन भर दी, अब बैलून का वेट जमा हाइड्रोजन का वेट ये मिलके हवा ने उठाना है। फिर आपने उसमें बंदे भी बिठाने, तो हवा को 3 काम करने, हवा को गुब्बारा भी उठाना है, हवा को हाइड्रोजन भी उठानी है, उसके बाद बंदे भी उठाने। अब ये वो पूछ रहा है कि भाई आप इस बैलून में इतने वॉल्यूम और इतनी हाइड्रोजन के साथ मजीद बंदे कितने बिठा सकते हैं, मजीद कंटेंट कितना बिठा सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा बैलून के अंदर से नहीं, बैलून के बाहर से। बैलून ने फूल कर कितनी हवा से पंगा लिया है, वो मालूम करने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए है कि उसने कितनी जगह घेरी है, और हवा की डेंसिटी हमें चाहिए। तो हम पहली फोर्स जो अपथ्रस्ट फोर्स हवा ने लगानी है, उसका फॉर्मूला है रो जी वी। यही फॉर्मूला है जो डिराइव करके आ रहे हैं, ध्यान इधर रखना है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर, ग्रेविटी 9.8, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। तो हवा कुल वजन की ताकत जो लगा पा रही है ना, वो 127.4 न्यूटन है। ध्यान पूरा इधर रखते हुए कि बाहर से जो हवा इस बैलून को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए जो कुल फोर्स लगा रही है, वो कितनी है? 127.4 न्यूटन। अब इसी 127.4 न्यूटन में से 80 न्यूटन माइनस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि बैलून का अपना वजन है। अच्छा, हाइड्रोजन का वजन तो निकालना ही नहीं ना, उसने हाइड्रोजन का वजन दिया हुआ, उसने तो हाइड्रोजन की डेंसिटी बताई है और वॉल्यूम बताया। तो हाइड्रोजन का वजन भी इसी इक्वेशन से निकलेगा रो जी वी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ग्रेविटी 9.8, वॉल्यूम वही रहेगा 10। तो हाइड्रोजन का वजन कितना हो गया? 8.82। फिर आसान जबान में हवा टोटल फोर्स कितनी लगा सकती है? 127। इसी 127 में से उसने 80 न्यूटन का गुब्बारा भी उठाना है, 8.82 न्यूटन की हाइड्रोजन भी उठानी। तो अब पीछे वजन कितना बच गया? टोटल अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होनी चाहिए वेट ऑफ द बैलून प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ द कंटेंट, या जो पर्सन उसने उठाने हैं। वेट ऑफ कंटेंट को इधर ही छोड़ दो, अप थ्रस्ट में से बैलून का वजन और हाइड्रोजन का वजन क्या कर दो? माइनस कर दो, 38.58 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बंदे उठाने वाला गुब्बारा नहीं है। बुक पे अगर आप पढ़ेंगे, इसको मीट्रियोलॉजिकल बैलून का नाम दिया गया है। ये बंदे ऊपर लेकर जाने वाला गुब्बारा नहीं है, ये सिर्फ मौसमी हालात को परखने वाला बैलून है, जिसमें आपको इतनी सी मशीन रख सकते हैं जिसका वजन 30 से 38 न्यूटन से ज्यादा ना हो। तो टॉपिक का नाम क्या है? आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, क्यों आप पानी में डूब सकते हैं और कैसे आप पानी पे तैर सकते हैं। दैट्स ऑल।